हेलो एवरीवन, और आप सबका स्वागत है आज के बायोलॉजी सेशन में। और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कक्षा 12वीं की जो साइंस बायोलॉजी की बुक है उसका एक चैप्टर है। तो हम आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बाकी के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 1 है लेक्चर का। तो हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इस टॉपिक के बारे में देना चाहूंगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो इधर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये हायर ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है। ओके, और हायर ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, पहला होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। तो हम लिख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट यानी कि ये बाय पेरेंटल होता है। एक पेरेंट होता है मेल और दूसरा पेरेंट होता है फीमेल। मेल होता है और दूसरे पेरेंट को हम कहते हैं फीमेल। तो जो मेल पेरेंट होता है वो कौन से गैमीट बनाता है? वो बनाएगा मेल गैमीट्स, और इन मेल गैमीट को हम कहते हैं स्पर्म। उसके बाद जो फीमेल होती हैं वो फीमेल गैमीट बनाती हैं, या उनकी बॉडी में फीमेल गैमीट बनता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेल या ओवम। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि मैंने आपको कहा ये हायर ऑर्गेनिजम्स या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में होता है। या तो हम कह सकते हैं जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, हायर वर्टिब्रेट्स, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या करता है, उसका रोल क्या होता है? वो गैमीट्स बनाने में मदद करता है। और इसके अलावा ये जो गैमीट्स हैं जैसे कि स्पर्म, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वहां पे स्पर्म बनते हैं। और तो पहला फंक्शन क्या हुआ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? गैमीट्स को बनाना। ओके, और दूसरा क्या फंक्शन हुआ? इस गैमीट्स को यानी कि जो स्पर्म्स होते हैं उसको फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करना। ठीक है, तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। तो हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल होता है, यानी कि यहाँ पे एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में ज्यादातर होता है, या तो आप कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स में भी ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, यानी कि जो प्रोजेनी भी आप कह सकते हैं, या जो यंग वंस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट के। ओके, तभी हम उन्हें क्लोन कहते हैं। ठीक है, हम उन्हें क्लोन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे किसके? पेरेंट्स के। ठीक है, तो अब जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, अगर हम बात करें सेक्स ऑर्गन्स, वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो सेक्स ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है गैमीट्स प्रोड्यूस करना। ओके, तो ये जो गैमीट्स होते हैं
उसको ये प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा इनका फंक्शन होता है सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। तो गैमीट्स के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। 2 प्रकार के गैमीट्स होते हैं, पहला होता है स्पर्म और दूसरा होता है ओवम या एग। स्पर्म होता है मेल गैमीट और एग या ओवम होता है फीमेल गैमीट। इसके अलावा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सेक्स हार्मोन भी बनाते हैं, और कुछ उदाहरण सेक्स हार्मोन के हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और इसके अलावा एक और हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो कि सेक्स हार्मोन्स की कैटेगरी में आते हैं, और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन्हें बनाते हैं। तो ये थे 2 फंक्शंस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। दूसरे प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, या इसे हम एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन भी कह सकते हैं, जो कि सहायक सेक्स ऑर्गन होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हम द्वितीय सेक्स ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। तो इसका उदाहरण भी हम ले सकते हैं। अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, उसका उदाहरण है टेस्टिस, जो कि मेल्स में मौजूद होता है, और जो ओवरीज होती हैं वो फीमेल में मौजूद होती हैं। तो ये दोनों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। तो टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, और जो ओवरी है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो इन दोनों का फंक्शन क्या हुआ, पहले तो ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो टेस्टिस प्रोड्यूस करेगा क्या, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा जो कि मेल गैमीट है, और जो ओवरी है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एग या ओवम, और वो क्या सिक्रीट करेगा, वो ये हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट करेगा, और टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। तो जो भी मेल हार्मोन्स होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, तो मेल हार्मोन्स को हम कहते हैं एंड्रोजन्स। ठीक है, फिर अब बात करते हैं हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ये डायरेक्टली गैमीट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व या भाग नहीं लेते। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते किसमें, गैमीट्स बनाने में। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उसके ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी होते हैं और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी होते हैं। तो अगर हम बात करें मेल के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो इसके उदाहरण होते हैं सेमिनल और समाइनल वेसिकल, फिर होते हैं पेनिस जिसको हम लिंग भी कहते हैं, ये भी एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, या हम बोल सकते हैं सहायक सेक्स ऑर्गन है। इसके अलावा एक ग्लैंड होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कॉपलर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ये भी एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। वास डेफरेंस, ये भी एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, और ये डक्ट सिस्टम का भी पार्ट होता है। ठीक है, तो ये होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल्स में। ठीक है, इसके अलावा एक और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो ये अब हम चर्चा कर रहे थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। तो इन दोनों का अब इन दोनों के फंक्शंस के बारे में आपको पता है। ठीक है, और इनके उदाहरण भी अब आपको पता है। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें एक पेयर होता है टेस्टिस का। ठीक है, तो 2 टेस्टिस होते हैं
और इसके अलावा एसेसरी डक्ट्स भी मौजूद होते हैं, ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी मौजूद होता है। तो एसेसरी डक्ट्स क्या होते हैं? ये होते हैं सहायक नलिकाएं। ठीक है, तो ये मदद करते हैं किसमें? स्पर्म की स्टोरेज में, ओके, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में। कहाँ से? टेस्टिस से लेके, सो टेस्टिस में जो ये स्पर्म है, ये गैमीट्स हैं, वो बनते हैं और इन डक्ट्स की मदद से ये जो स्पर्म्स हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, कहाँ पर? बॉडी के बाहर। तो ये बॉडी से बाहर ट्रैवल करते हैं और ये जाते हैं फिर फीमेल की सिस्टम में। ठीक है, तो ये एसेसरी डक्ट्स का रोल क्या हुआ? ये जो गैमीट्स प्रोड्यूस हुए टेस्टिस में, या हम कह सकते हैं जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए टेस्टिस में, उनको ये शरीर के या मेल के शरीर के बाहर ले जाता है, एक्सटीरियर की तरफ ले जाता है। और जब कॉपुलेशन का प्रोसेस होता है तब ये जो स्पर्म्स हैं उनका ट्रांसफ़र फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, या हम कह सकते हैं वो स्पर्म्स का ट्रांसफ़र वेजाइना में होता है। ठीक है, तो ये थे पार्ट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। टेस्टिस जो कि एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और बाकी सब हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब इसके अलावा एक डक्ट सिस्टम भी होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डक्ट सिस्टम के बारे में। इधर हमने लिखा एसेसरी डक्ट्स। सो ये जो डक्ट सिस्टम होता है ये बना होता है वास डेफरेंस का। ठीक है, और यहां पे मौजूद होता है इजैकुलेटरी डक्ट भी। ठीक है, इसके अलावा मौजूद होता है यूरेथ्रा। ठीक है, और इसमें मौजूद होता है एपिडाइडिमिस्मी। ठीक है, तो ये सारे मिलके बनाते हैं डक्ट सिस्टम। तो डक्ट सिस्टम क्या होता है? ये एक इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो और इन डक्ट सिस्टम का क्या रोल होता है? ये मदद करते हैं या तो स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट? गैमीट्स, जो कि स्पर्म्स होते हैं। कहां से? टेस्टिस से लेके, जैसे मैंने आपको बताया, मेल की बॉडी के बाहर। ठीक है, और कॉपुलेशन के दौरान ये फीमेल की बॉडी में एंटर करते हैं और फिर ये फर्टिलाइज करेंगे एग सेल को। ठीक है, तो ये जो इमेज है ये आपको दिखाती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही सारे पार्ट्स के बारे में बता चुका हूं। पहले होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हुआ? टेस्टिस। ये एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? गैमीट्स को प्रोड्यूस करना। तो स्पर्म्स यहाँ बनते हैं टेस्टिस में, और टेस्टिस जो है ये दो होते हैं। तो एक पेयर मौजूद होता है टेस्टिस का, और टेस्टिस मौजूद होता है स्क्रोटम में, जो कि एक सैक होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। वास डेफरेंस जो कि डक्ट सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल्स और सेमिनल वेसिकल्स ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। पेनिस ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट ये डक्ट सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, वास डेफरेंस भी डक्ट सिस्टम का पार्ट है। और आप देख सकते हैं जो यूरेटर है, यूरेटर आते हैं आपकी किडनी से। अगर आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पढ़ा होगा जो यूरेटर है वो किडनी से निकलते हैं। तो एक पेयर होते हैं यूरेटर का, जो कि हर एक किडनी से निकलते हैं, क्योंकि किडनी भी दो होती हैं, वो भी पेयर में मौजूद होती हैं। तो वहाँ से दो यूरेटर हर एक किडनी दो यूरेटर मौजूद होते हैं। तो एक यूरेटर एक किडनी से निकलता है, इसकी वजह से एक पेयर मौजूद होता है यूरेटर का। उसके बाद यूरेथ्रा होता है। तो आप देख सकते हैं यूरेथ्रा भी एक ट्यूब है जो कि पेनिस के थ्रू रन करती है, और यूरेथ्रा के जो आप एंड में देख सकते हैं या अंत में, और आप इस कह सकते हैं यूरेथ्रा के द्वारा जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर निकलता है। और इसके अलावा जो स्पर्म्स हैं या जो सीमन है वो भी यूरेथ्रा के द्वारा ही बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो यूरेथ्रा जो है वो यूरिन और जो सीमन है इन दोनों का एक कॉमन पाथवे है। तो दोनों यूरिन और सीमन इस यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन सब पार्ट्स के बारे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के।
ठीक है। जो रेक्टम और जो एनस है वो आप कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं, ठीक है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पहले हम बात करते हैं टेस्टिस, जो कि एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो टेस्टिस कहाँ मौजूद होते हैं? ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं और ये मौजूद होते हैं स्क्रोटम में। तो स्क्रोटम जो है उसमें टेस्टिस का एक पेयर मौजूद होता है, ठीक है। अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो टेस्टिस जो है वो ओवल शेप का होता है और उसकी लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। अब टेस्टिस जो है वो एक कवर्ड होता है बहुत ही डेंस कवरिंग से, और जो टेस्टिस हैं उसमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं और उन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं लोब्यूल्स, ठीक है। तो टेस्टिस जो होता है, अगर आप उसका सेक्शन देखें तो आपको ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखेंगे, जो कि क्या होते हैं, वो कंपार्टमेंट्स होते हैं एक तरीके के। तो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मौजूद होते हैं टेस्टिस में। अब जो हर एक लोब्यूल होता है, ओके, उसमें क्या होता है, उसमें 1 से लेके 3 तक बहुत ही कॉइल्ड सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स कहाँ मौजूद होते हैं, तो सेमनीफरस ट्यूब्यूल पहले तो क्या होते हैं, ये बहुत ही कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं जो कि लोब्स में मौजूद होती हैं, जो कि टेस्टिकुलर लोब्स में मौजूद होती हैं। और ये लोब्स कहाँ मौजूद होते हैं, ये टेस्टिस में मौजूद होते हैं। हम सेमनीफरस ट्यूब्यूल के फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे आगे की स्लाइड्स में। अब जो हर एक सेमनीफरस ट्यूब्यूल होता है वो जो उसकी अंदर की साइड होती है, वहां पर 2 तरीके के सेल्स मौजूद होते हैं। तो पहले होते हैं जर्म सेल्स, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे प्रकार के सेल्स होते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो आगे हम चर्चा करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो वहां पर ये जो जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, वो जर्म सेल्स डिवाइड करते हैं, ठीक है, इनमें मियोसिस होती है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सेल्स बनते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कैसे कि स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल्स बनते हैं। तो सबसे पहले सेल्स होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, यानी कि इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। जो जर्म सेल्स होते हैं उनमें मियोटिक डिविजन्स होती है और अंत में स्पर्म सेल्स बनते हैं उसकी वजह से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है स्पर्म का बनना या स्पर्मेटोजोआ का बनना जर्म सेल से, या हम बोल सकते हैं स्पर्म्स का बनना स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया जो कि होते हैं हमारे जर्म सेल, तो ये डिप्लॉयड होते हैं, इनमें मियोसिस होती है, ओके। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और अंत में क्या बनते हैं? स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ जो कि मैच्योर होते हैं तो उनको बोलते हैं हम स्पर्म्स, ठीक है। आप लिख सकते हैं स्पर्म्स भी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और यहाँ पे किस प्रकार की डिवीजन होती है? मियोटिक डिवीजन। तो मियोटिक डिवीजन को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो आधा हो जाता है, वो हाफ हो जाता है, इसको हम इसलिए हम इसे कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो अगर पहले सेल डिप्लॉयड थे तो वो हैप्लॉयड हो जाएंगे। तो स्पर्म्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, यानी कि उसमें एक सेट मौजूद होता है क्रोमोसोम का, ठीक है। तो ये था फंक्शन मेल जर्म सेल्स का, जो कि स्पर्म्स की बनाने में मदद करते हैं। हम इस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब दूसरे प्रकार के सेल थे सर्टोली सेल्स। इनका फंक्शन क्या होता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को, ओके। अगर जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। तो सर्टोली सेल्स होते हैं वो इनको न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये क्या दिखा रहा है? ये टेस्टिस का एक पार्ट दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये टेस्टिस की इनर डिटेल्स दिखाता है। तो आप देख सकते हैं
मैंने जैसा कि आपको बताया, जो टेस्टिस है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का बना होता है। इधर आप देख सकते हैं। तो कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मौजूद थे? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मौजूद थे। और ये क्या होते हैं? ये एक प्रकार के कंपार्टमेंट्स होते हैं। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या मौजूद था? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यहां मौजूद थे। अब आप देख सकते हैं ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो यहां पे यूरेटर मौजूद है। और यूरेटर कहां से आ रहे हैं? ये जो किडनी है, ओके, तो 2 किडनी होती हैं, तो हर एक किडनी से यूरेटर निकलता है। तो हम यहां पर किडनी भी बना सकते हैं, जो कि एक बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। तो हम दिखा सकते हैं जो यूरेटर जो है वो किडनी से आ रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो हम बना सकते हैं यहाँ पे किडनी में बहुत ही यहाँ पे छोटी सी किडनी बनाया है। ठीक है, तो उसके बाद यूरेटर आते हैं। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेटर जो होते हैं वो सारे यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वास डिफरेंस है। ठीक है, जो कि डक्ट सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, और डक्ट सिस्टम का क्या फंक्शन था? ये स्पर्म्स के स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। यहां पे समाइनल वेसिकल है। तो समाइनल वेसिकल क्या था? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है और ये भी ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में मदद करते हैं स्पर्म्स के। और ये सीमन बनाने में भी मदद करते हैं। आप देख सकते हैं ये रहा प्रोस्टेट। प्रोस्टेट भी क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ये गैमीट्स नहीं बनाते और ये हार्मोन्स भी सिक्रीट नहीं करते, तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते गैमीट्स बनाने में। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये भी एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। इसको हम कॉपलर्स ग्लैंड भी कहते हैं। यूरेथ्रा आप देख सकते हैं जो कि पेनिस में मौजूद होता है। ओके, यूरेथ्रा जो है वो एक ट्यूब है जो पेनिस के अलोंग होती है या रन करती है, और यूरेथ्रा के द्वारा सीमन और जो यूरिन है वो दोनों बॉडी से बाहर निकल जाता है। और आप इधर देख सकते हैं ये जो टेस्टिस है जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, ये गैमीट्स बनाता है और ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। तो टेस्टिस के दो टेस्टिस मौजूद होती हैं, तो क्योंकि एक पेयर मौजूद होता है टेस्टिस का, और ये टेस्टिस मौजूद होती हैं स्क्रोटम में। और इधर आप देख सकते हैं ये जो टेस्टिस का की इनर डिटेल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एपिडाइडिमिस है ये भी डक्ट सिस्टम का पार्ट था। बासा एफरेंस भी और रेटी टेस्टिस, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जो टेस्टिस है तो क्या होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके जो बाहर का रीजन है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, जिसमें कि कुछ ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिकाएं भी बोल सकते हैं। तो रक्त, इसको हम बोलते हैं वाहिकाएं। ठीक है, और उसके अलावा जो इंटरस्टिशियल सेल्स भी मौजूद होते हैं जिसे हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो थे जो कि कहाँ मौजूद थे? जो कि लोब्यूल्स में मौजूद थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। उनकी जो बाहर का स्पेस होती है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएं मौजूद होती हैं, और इसके अलावा लेडिक सेल्स भी मौजूद होते हैं। अब लेडिक सेल्स का क्या फंक्शन होता है? तो ये सिंथेसाइज करते हैं और ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स जिसको हम एंड्रोजन्स कहते हैं। तो एंड्रोजन्स मैंने आपको पहले ही बताया, ये होते हैं मेल हार्मोन्स। ठीक है, इसे हम मेल हार्मोन्स कहते हैं। एक उदाहरण मेल हार्मोन का है टेस्टोस्टेरोन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेल हार्मोन्स कौन सिंथेसाइज करता है तो आप कहेंगे लेडिक सेल्स। ठीक है, और इसके अलावा कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं सेमनीफेरस का ये जो स्ट्रक्चर है, तो आप देख सकते हैं ये इंटरस्टिशियल सेल्स यहां मौजूद हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया इधर मौजूद है। स्पर्मेटोगोनिया क्या आते हैं? हमारे जर्म सेल्स।
तो जर्म सेल्स जो कि डिप्लॉयड होते हैं उसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और जर्म सेल्स में मियोसिस होती है जिसकी वजह से स्पर्मेटोजोआ बनता है। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ को हम स्पर्म भी कह सकते हैं। ओके, यहां पे सर्टोली सेल्स आप देख सकते हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, किसको? जर्म सेल्स को। ठीक है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। आप यहां पे देख सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स मौजूद हैं, उसके अलावा स्पर्मेटोगोनिया यानी कि जर्म सेल्स मौजूद हैं, सर्टोली सेल्स मौजूद हैं जो कि जर्म सेल्स को नरिशमेंट देते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ भी मौजूद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स के बारे में। तो एसेसरी डक्ट्स को हम सहायक नलिकाएं भी कहते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो एसेसरी डक्ट्स वो क्या होते हैं? रेटी टेस्टिस होते हैं, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडमिस और वास डेफरेंस। तो ये होते हैं एसेसरी डक्ट्स, जिसको हम कह रहे थे डक्ट सिस्टम भी। ठीक है, तो डक्ट सिस्टम जो होता है मैं आपको उसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। तो इसमें क्या क्या होते हैं या इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडमिस और वास डेफरेंस। ठीक है, अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि टेस्टिस में मौजूद होते हैं वो वासा एफरेंशिया में ओपन होते हैं। किसके द्वारा? रेटी टेस्टिस के द्वारा। ठीक है, तो अगर हम इसे अंग्रेजी में कहें, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि टेस्टिस में मौजूद हैं, दे ओपन इनटू द वासा एफरेंशिया। वो वासा एफरेंशिया में ओपन होते हैं, किसके थ्रू? रेटी टेस्टिस के थ्रू। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो नलिकाएं होती हैं वो रेटी टेस्टिस के माध्यम से वो वासा एफरेंशिया में ओपन होती हैं या वासा एफरेंशिया में खुलती हैं। ठीक है, अब जो वासा एफरेंशिया होती है वो टेस्टिस को छोड़ देती है, ओके, या टेस्टिस से निकलती है। ठीक है, और वो कहाँ पे खुलती है? वो एपिडाइडमिस में खुलती है जो कि टेस्टिस के पोस्टीरियर रीजन में मौजूद होता है। ठीक है, तो जो वासा जो एफरेंशिया है, तो वासा एफरेंशिया है वो टेस्टिस से बाहर निकलती है और वो ओपन होती है डाइडमिस में, एपिडाइडमिस में। ठीक है, तो ये थे एसेसरी डक्ट्स और इनका फंक्शन क्या था? ये जो है ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में मदद करती हैं गैमीट्स के यानी कि स्पर्म्स के। अब वास डेफरेंस, ये इसका क्या फंक्शन होता है? ये जो स्पर्म्स की हैं, तो स्पर्म्स को हम शुक्राणु भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में हम स्पर्म्स को शुक्राणु कहते हैं, और जो लिंग होता है हमारा पेनिस। ठीक है, तो ये शुक्राणु को लिंग तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो वासा डिफरेंस ये डक्ट सिस्टम का पार्ट था, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसका फंक्शन क्या होता है। ये जो स्पर्म्स होते हैं जिसको मेल गैमीट्स कहते हैं, उसको ये टेस्टिस से, सो स्पर्म्स कहाँ बन रहे थे? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में बन रहे थे जो कि टेस्टिस है मेल्स में। तो टेस्टिस से ये स्पर्म्स को ये पर पहुंचा रहा है पेनिस तक। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है वास डिफरेंस का। अब हम बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो एसेसरी ग्लैंड्स को मैंने आपको बताया था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो हम बात कर चुके हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, फिर हमने बात करी डक्ट सिस्टम के बारे में, और अब हम बात करें एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स को हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, यहां हम इन्हें कह सकते हैं सहायक ग्लैंड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं। तो पहले हो गए सेमाइनल वेसिकल, फिर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसके अलावा बल्बो यूरेथर ग्लैंड का एक पेयर मौजूद होता है, और पेनिस। तो पेनिस भी एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं 4 सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन के बारे में। तो सिक्रीशंस होती हैं इन ग्लैंड्स की, वो बनाती हैं सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, अब जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? वो किस किस चीजों से बना होता है? वो
उसमें क्या मौजूद होता है, फ्रुक्टोज मौजूद होता है, कैल्शियम मौजूद होता है और कुछ प्रकार के एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और जो बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस होती हैं वो किस में मदद करती हैं, वो जो लिंग होता है या जो पेनिस होता है उसकी लुब्रिकेशन में भी मदद करती हैं। और इस लुब्रिकेशन की वजह से क्या होता है, ये जो लुब्रिकेशन आप देख रहे हैं इसकी वजह से जो स्पर्म है, स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। ओके, तो आप लिख सकते हैं इजी स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है। तो स्पर्म्स जब पेनिस में आते हैं उसके बाद पेनिस से ये सीमन के द्वारा बॉडी से बाहर निकलेंगे और ये कॉपुलेशन के टाइम फीमेल की बॉडी में एंटर करते हैं। ठीक है, तो बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड एक लुब्रिकेटिंग एजेंट ऐसा सिक्रीट करता है, या जो इसकी सिक्रीशंस होती हैं बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स की वो पेनिस को लुब्रिकेट करती हैं ताकि जो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सके। ठीक है, और हमने ये भी देखा इन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन होती है इसको हम सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है ये हमारा सीमन बनाता है, और सीमन में भी क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, फ्रुक्टोज मौजूद होता है। तो अगर बात करें हम सीमन की, तो पहले हमने क्या सीखा, यहाँ पे जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं ये एक फ्लूइड रिलीज करते हैं या सिक्रीट करते हैं, और जो फ्लूइड्स होती हैं ये पार्ट होते हैं सीमन के। ठीक है, अब सीमन किस किस चीजों से बना होता है, तो सीमन में फ्रुक्टोज मौजूद होती है जो कि एक प्रकार की शुगर है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं और इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये काफी पेन रिलीफ और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी भी इनकी होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है और ये पेन में भी मदद करते हैं। ठीक है, सो आप ये भी कह सकते हैं जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं ये सीमन बनाने में मदद करते हैं। तो सेमाइनल वेसिकल्स ये भी एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जो कि सीमन का पार्ट होता है। तो हम लिख सकते हैं सेमाइनल वेसिकल्स सीमन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, और सीमन में क्या मौजूद होते हैं, स्पर्म्स। ठीक है, जो शुक्राणु होते हैं वो सीमन में मौजूद होते हैं। ठीक है, और इन स्पर्म्स को नरिशमेंट मिलती है इन सब फ्रुक्टोज और इन प्रोटीन से। ठीक है, नहीं तो स्पर्म्स जो है वो मर जाएंगे। अब प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो भी एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जो कि सीमन बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉपलर्स ग्लैंड की। तो कॉपलर्स ग्लैंड भी हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन था, यानी कि द्वितीय सेक्स ऑर्गन भी आप कह सकते हैं या सहायक सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। तो कॉपलर्स ग्लैंड भी सीमन बनाने में मदद करता है। और इसके और क्या रोल्स होते हैं, तो जो यूरेथ्रा होता है जो कि पेनिस में मौजूद होता है, और जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो काफ़ी एसिडिक होता है। तो जो इसकी जो सिक्रीशंस होती हैं कॉपलर्स ग्लैंड की वो काफ़ी अल्कलाइन होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये म्यूकस में काफ़ी हाई मात्रा में इसमें म्यूकस मौजूद होता है, और म्यूकस की हाई मात्रा की वजह से ये जो इसकी सिक्रीशन होती है वो काफ़ी अल्कलाइन होती है। ठीक है, और ये जो अल्कलाइन जो फ्लूइड होता है इसका पहला क्या रोल होता है, ये यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करता है ये भी। ठीक है, लुब्रिकेशन की वजह से क्या होगा, तो स्पर्म की जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है। और दूसरा क्या होता है, जो एसिडिक पीएच मौजूद होता है यूरेथ्रल में मेल्स और फीमेल्स में दोनों में। ठीक है, और जो वेजाइना भी होता है, वेजाइना का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो उस सबको ये न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि कॉपलर्स ग्लैंड के सिक्रीशन क्या होती हैं, वो होती हैं एल्कलाइन। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो एसिडिक पीएच होता है यूरेथ्रा में, ठीक है, मेल्स और फीमेल्स में, उसको ये न्यूट्रलाइज करता है उस एसिडिक पीएच को। अब बात करते हैं पेनिस में। तो पेनिस भी हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, और इसका क्या फंक्शन होता है, ये जो सीमन है जिसमें कि स्पर्म्स होंगे उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो पीनस जो है वो कॉपुलेशन में मदद करता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं इंटरकोर्स में भी मदद करता है, और
इस पीनस के द्वारा जो सीमन होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर कर सकता है। ठीक है, तो ये सब था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। तो पहले होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि टेस्टिस है, फिर होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स गैमीट फॉर्मेशन में मदद करते हैं और ये सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते गैमीट्स बनाने में, पर इनका दूसरा रोल होता है। तो हमने देखा इनका रोल क्या होता है। पहले तो सीमन की प्रोडक्शन में इनका फंक्शन होता है। ठीक है, और जो तीसरा पार्ट होती है डक्ट सिस्टम। ठीक है, जो डक्ट सिस्टम होता है उसमें आपने देखा वास डिफरेंस होता है, एपिडाइडमिस होता है। ठीक है, और इन सब का फंक्शन क्या होता है, सीमन को या स्पर्म्स को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना टेस्टिस से बॉडी के बाहर तक ये ले जाते हैं स्पर्म्स को। ठीक है, और पेनिस के द्वारा जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा। तो टेस्टिस में लोब्यूल्स मौजूद होते हैं और इन लोब्यूल्स में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर हमने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। ठीक है, और फिर हमने ये भी जाना कि वहाँ पे जर्म सेल्स होते हैं और सर्टोली सेल्स होते हैं। अब जर्म सेल्स में जो मियोसिस के द्वारा स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, जर्म सेल्स हो गए डिप्लॉयड, तो उसमें मियोसिस होती है जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, और अंत में स्पर्म्स बनते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये था अंत इस लेक्चर का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को समझने के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।